मासिक रंगड्डे में स्वागत है। हालांकि आपको मैं बता दूं, लिटिल थेस्पियन अपना तीसरा मासिक रंगड्डा कर चुका है, हालांकि सफलतापूर्वक रहा है वो। इस रंग मासिक अड्डे की सबसे बड़ी उद्देश्य कहे तो यही है कि हम प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके रचनाओं को। आइए हम शुरुआत करते हैं इस चौथे मासिक रंगड्डे की, जहां पर आज हम 4 नाटककारों के बारे में जानेंगे, उनकी नाटकों को, उनकी कहानियों को अभिनयात्मक पाठ करेंगे। तो हमारे बीच है 4 नाटककार, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, दीपक स्वदेश और अजगर वसाम। और दूसरी औरत एक हाथ से बच्चे को अपने छाती में दबाए, दूसरी हाथ से उस औरत से जूझती हुई गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करने लगी। छोड़, तुझे मौत खाए छोड़, मेरी गाड़ी छूट रही है, छोड़। नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तब भी नहीं दूंगी। छोड़। दूसरी ने बच्चे के लिए झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले दोनों आपस में खड़ी बातें कर रही थी और अभी छीना झपटी करने लगी। आसपास के लोग देखकर हैरान हुए, तमाशबीन इकट्ठे हुए। प्लेटफॉर्म का बावर्दी हवलदार जो पानी पीने जा रहा था, झगड़ा देखकर वापस आ गया। क्या बात है, क्या हल्ला मचा रही हो? उसने दबदबे के साथ कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिठक गईं और हाँफने लगी और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरने लगी। दो एक मुसाफिरों को गाड़ी में चढ़ता देखकर डिब्बे वाली औरत फिर से गाड़ी की ओर बढ़ी, लेकिन दूसरी ने झपटकर उसे पकड़ लिया और खींचती हुई प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई। लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लगकर सो रहा था। औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लंबूतरी सी गर्दन कभी झटका खाकर एक और को लटक जाती तो कभी दूसरी ओर, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। माथा रगड़ो। इस समय इस द्वार के निकट कोणार्क के प्रधान पाषाण कोतरक राजीव खड़े। ऐसा मालूम होता है कि अभी बाहर से आए हैं और उन्होंने कुछ कहना समाप्त किया है। बातचीत के बीच में कभी कभी मंदिर की तरफ के से पत्थर पर खुदाई की आवाज आती है, जिससे मालूम होता है कि काम जारी है। कब, आखिर कब अम्ल पर त्रिपट धर विराजित होगी? आज 10 रोज हो गए। केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा है। राजीव, तुमने कलश के अंश को तो ठीक कर दिया है ना? हाँ, फिर भी कलश ठहर नहीं पाता। मैंने अमल के हर एक अनुपात को फिर से नापा, कहीं कमी नहीं। छप्पर के ऊपर वाली भूमि के जोड़ तो ठीक है ना? वे सब जोड़ तो आप ही ने अपने हाथों से स्थापित किए थे। जानता हूं, लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरी बुद्धि से परे हो चली। मुझे ना मालूम था कि सूर्यदेव की जिस विशाल वाहन का स्वप्न मैं देखा करता था, वह सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला हो उठेगा। राजनगरी की ज्योतिषी भानभूत का कहना है। ये ठीक रहेगा ना बिशु? कोई कमी तो नहीं नाट्यचार्य के वेशभूषा में? हाथों में भी श्रृंखला कहाँ है सोनुश्री? इतना भी नहीं समझे राजीव। हाथों में मंजिल देखते हो? मंजिल बजाने की भंगिमा यदि नहीं हो तो वह नाट्यचार्य की मूर्ति क्यों कर लगेगी? और यदि मंजिल बजाना है तो सुवर्ण श्रृंखला कलाइयों में कैसे ठहर सकती है? समझा। तुम्हारा क्या विचार है विशु? हाथों को कटक मुद्रा में रखो ना। यह देखो, बाएं हाथ में मंजिल को उल्टा करके इस तरह रखूंगा और दाएं हाथ को ऊपर से कटक मुद्रा में इस तरह, मानो मंजिल बजाकर मैं नर्तकियों को संकेत दे रहा हूँ। ठीक है ना? मामला क्या है? ज्योति, मैं स्वदेश दीपक पर एक नाटक है उनका, कोर्ट मार्शल, उस पर अब मैंने जो आलेख लिखा है उसका पाठ करूंगी। सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात ये थी स्वदेश दीपक को, जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैम को भी बोली कि ये 2 जून
सैर करने के लिए निकले तो उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। तो एक नाटककार खो जाता है, प्रशासन उसे ढूंढ भी नहीं पाती। सोचिए उसके नाटकों में ऐसी क्या बात होगी या वो इंसान क्या होगा। तो आज हम कोर्ट मार्शल के माध्यम से उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। और इस नाटक की रचना 1990 में ही दिसंबर के अंत महीने में हो चुका था। इसका मंचन सबसे पहले 1 जनवरी 1991 में श्री राम सेंटर नई दिल्ली में हुआ था और इनके निर्देशक थे रंजीत कपूर। श्री राम सेंटर के महारथी यहाँ बैठे हैं। छोड़ दिया है। अब छोड़ा, लेकिन आपने सालों वहाँ पर सेवाएं दी और कितनों को तैयार किया है आपने। 8 साल। तो आज हम उन्हें जानेंगे। सच के कई दरवाजे खोलता नाटक कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल नाटक सच के कई दरवाजे खोलता है। यह नाटक रामचंद्र को मुजरिम दिखाते हुए भी उसकी बेगुनाही की आवाज को जनता के सामने पेश करता है। आज निम्न जाति वर्ग किस तरह मानसिक शोषण के शिकार हो रहे हैं। एक सीधा साधा गौ जैसा आदमी सामाजिक कुचक्र में फंसकर दोषी करार दे दिया जाता है। ये नाटक उसका प्रमाण है। वर्ग भेद का ढांचा आज भी मनुष्यता को खाई जा रही है। इस ढांचे को तोड़ने की क्रांति है ये नाटक। कैप्टन विकास राय सत्य की आवाज है, वही रामचंद्र शोषक वर्ग के नीचे कराती दबती और अंत में खो जाती आवाज है। कोर्ट मार्शल सेना अधिकारियों के बीच अनुशासनहीनता की कार्रवाई है जो एक कोर्ट की तरह ही होता है। बस उसमें कोर्ट के अधिकारी पद के अनुसार जज आदि पद ग्रहण कर न्याय का फैसला सुनाते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक का जो परिदृश्य है वह आज का वर्तमान है। सेना का गठन जवान सैनिक और अफसर अधिकारियों के बीच होता है। रामचंद्र ईमानदार जवान सैनिक का प्रतिनिधित्व है। वही कैप्टन बीडी कपूर, जिसे भिखारी दास इनका पूरा नाम है, शोषण करने वाला अफसर अधिकारी का प्रतिनिधित्व है। रामचंद्र शुरू से ही ईमानदार, मेहनती और समर्पित सैनिक रहा है जो सेना में अफसर के पद पर कार्यरत कैप्टन कपूर के जातिगत शोषण का शिकार होता है। कैप्टन कपूर दौड़ने में तेज थे, लेकिन उसके बाद दौड़ने के रिकॉर्ड को कोई करीब पहुंचा तो वो था रामचंद्र। रामचंद्र को नीचा दिखाने के लिए उसे चूहड़ जैसे अमानवीय शब्द से संबोधित करने लगा। रामचंद्र को जब 104 डिग्री का बुखार होता है और ग्राउंड में वो बेहोश हो जाता है, तब भी उसकी जांच नहीं की जाती। बिना जांच के ही टाइफाइड घोषित कर दिया जाता है। अर्थात तथाकथित उच्च वर्ग के अनुसार गरीब और निम्न वर्ग में रहने वाले लोगों की जान नहीं होती। एक दिन कैप्टन कपूर के घर में मेहमान आए हुए थे। तो एक बच्ची ने पॉटी कर दिया, तो कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहते हैं, तो रामचंद्र इनका इनकार करता है। तभी उसे मेहमानों के बीच कैप्टन कपूर जलील करते हुए कहते हैं, जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है। तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी सिर उठा रहे हैं, सिर पर उठा रहे हैं। वही जब भी रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर होता था तो कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल रोक कर रामचंद्र को गाली दे देता था, क्योंकि उसने अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। वो गाली कुछ इस तरह था, चिट्ठे चूड़े, हराम की सट, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। इतना कुछ अपनी आत्मा के अंदर बर्दाश्त करने के बाद केवल विस्फोट होता है जो रामचंद्र की आत्मा ने किया, जो इस प्रकार घटित हुई है। जब मोटरसाइकिल गार्ड के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। अगला पहिया इस पेड़ से टकराया। जब मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। कैप्टन वर्मा ने भी रामचंद्र को कैप्टन कपूर की तरह ही जलील किया था, इसलिए विस्फोट दोनों की रागन है। एक का प्रश्न पूछना था, जो ये जो हमारे देश के मुसलमान हैं, ये क्या विदेशी हैं? हाँ शिष्य, ये विदेशी है। वैसे वो कहाँ से आए हैं? वे ईरान, तुरान और अरब से आए हैं। लेकिन अब वो कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। वे कहाँ की भाषाएं बोलते हैं? भारत की भाषाएं बोलते हैं।
उनके रहन सहन तथा सोच विचार करने का तरीका कहाँ के लोगों जैसा है? भारत के लोगों जैसा। तब वह विदेशी कैसे हुए? इसलिए हुए कि उनका धर्म विदेशी है। बौद्ध धर्म कहाँ का है गुरुजी? भारतीय है शिष्य। तो क्या चीनी, जापानी, थाई, बर्मी बौद्धों को भारत चले आना चाहिए? चीनी, जापानी और थाई यहाँ आकर क्या करेंगे? तो भारतीय मुसलमान ईरान, तुरान और अरब जाकर क्या करेंगे? चला, हम हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों गुरुदेव? दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? उनकी भाषा अलग है, हमारी अलग। क्या हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली आदि भाषाएं मुसलमान नहीं बोलते? ठीक है, भाषा का अंतर नहीं, धर्म का अंतर है। मतलब दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले एक देश में नहीं रह सकते। हाँ, भारतवर्ष केवल हिंदुओं का देश है। तब तो सिखों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों को भी इस देश से निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। तब इस देश में कौन बचेगा? सिर्फ हिंदू बचेंगे और प्रेम से रहेंगे। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में मुसलमान बचे हैं और प्रेम से रहते हैं। शिष्य, तुम मुसलमानों से घृणा किया करो। क्यों गुरुदेव? वो बड़े गंदे, अनपढ़ और अत्याचारी होते हैं। समझ गया गुरुदेव, मतलब गंदे, अनपढ़ और अत्याचारी लोगों से घृणा करनी चाहिए। नहीं, ये नहीं। दरअसल मुसलमानों से घृणा इसलिए करनी चाहिए, वे बड़े कट्टर धार्मिक होते हैं। मैं कट्टर धार्मिक लोगों से घृणा करता हूँ गुरुदेव। नहीं, ये नहीं। मुसलमानों से घृणा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। तब तो ईसाइयों से भी घृणा करनी चाहिए। मुसलमान से लगता बच्चे रहे क्योंकि जिस तरह कहानी का अभिनयात्मक पाठ कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ हैं? ये इनका स्तर जो है, मैं तो कई बार यहाँ लगातार आ रहा हूँ, तो काफ़ी विकास हुआ है, इनका मानसिक विकास काफ़ी हुआ है। और जिन कहानियों का या कहानियों का ही यहाँ खास तौर से या नाटकों का भी चयन हुआ है, बड़े ही मौजू कहूँगा सामयिक है। सामयिक इसलिए कि जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वो स्थितियाँ जो थी आज भी हैं। सांप्रदायिक दंगे या 47 में हुए तो क्या उससे पहले भी हुए थे? 47 में तो हुए ही है। उसके बाद भी देश आज़ाद होने की आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस अमृत महोत्सव में भी शायद इतनी बार विश्वमन हुआ होगा। हम नाम का अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन लगातार जरा सी बात पे दंगे होते हैं। दंगे क्यों होते हैं? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं। अभी हमने देखा कि किसी के पास जवाब नहीं है, सारे सवाल बन के खड़े हुए हैं और दंगे भी हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हमारे जैसे बुद्धिजीवी बहुत सी बातें कर रहे हैं, राजनेता भी कर रहे हैं, लेकिन वही परिणाम भाग के 3 बार। रिजल्ट क्या है? कहानी लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राजनेता रोज बयानबाजी कर रहे हैं, फिर भी दंगे हो रहे हैं। धार्मिक नेता बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, पोथी पत्र खोल के कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं, बदल कुछ नहीं रहा। बदल रहे हैं तो सिर्फ दिन, महीने, साल, समय बीत रहा। जैसे कि अभी रावल जी ने बात कही, पढ़ना, लड़ना, मैं उस बात को दोहराऊंगा। पढ़ना है, बढ़ना है और गढ़ना है। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ लड़ना कुछ नहीं, अपने आप से अगर लड़ना है, दूसरों से बेहतर करना है, अपनी लाइन बड़ी करनी है। दूसरों को देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, तब सब अमिताभ बच्चन भी नहीं बनेंगे ना कोई शाहरुख खान में। सब अपनी तकदीर अपना मुकम्मल जहाँ लेके आते हैं। और कोई भी कभी भी जो अपने आप में रचनाकार होता है, वो अपने आप को तभी उज्जवल करता है जब अंदर से जलता है, दीपक और लौ की समय। अगर आप कलाकार हैं, नाटक में है या साहित्य की कोई भी विधा में, तो जैसे हर फूल या हर माँ सरस्वती के या तो कहीं पे भी कोई भी धर्म के
स्थल पे नहीं चढ़ता। वैसे जो आप कलाकार हैं, आप जब कोई भी रचना करते हैं, कोई भी विधा में हैं, तो आप पवित्र कार्य कर रहे हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। और रही मातृत्व की बात जो नाटक में हम लोगों ने देखा, तो आप देखिए किसने पाला किसने बड़ा। आपका जो एजुकेशन है वो आपको पाल रहा है या तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये जो एजुकेशन जो आप यहाँ ले रहे हैं, ये आपको सही मानों में बड़ा कर रहा है। टेक इट फ्रॉम मी। आपका अगर शौक है, आपका ये पैशन है, आप इसको बढ़ाएंगे। कोई भी पैशन हमेशा आपको बेहतर इंसान बनाता है। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इज जस्ट नॉट द कॉज, एम्प्लॉयमेंट इज फॉर एनरिचमेंट। ये हमारे जितने भी जन्मों जन्मांतर से ये बोला गया है कि आप पढ़ाइए बेहतर इंसान बनने के लिए। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि एक ही चक्की से आप कितना भी वो कर लीजिए, हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। तो आप क्लास में तो टीचर सब पढ़ाते हैं, लेकिन क्या हर एक बच्चे का एक ग्रहण करता है? इट इज द इंटरनल कैपेसिटी। तो 5 जहाँ उंगलियां समान दी जाती है, वह 5 विद्यार्थी शोधार्थी समान नहीं होते। यहाँ जो कार्य हो रहा है इज द वंडरफुल वर्क। और रेदर मुझे लगता है आज जो यहाँ पे कार्य हुआ है, हमेशा से मैं प्रशंसक भी रहा हूँ, और आप लोग सभी को मैं स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूँगा। जैसे दोनों ने कहा कि पढ़ाई के बारे में कहा, आपके ग्रोथ के बारे में कहा, तो कुछ चीज़ें जो हमारे ना जो हम मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस को पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी जगह क्लासेस लेता हूँ। कुछ बातें सुनने को आती है जिससे मेरे को बहुत परेशानी होती है। एक होता है स्ट्रगल, मतलब एक एक्टर कहता है स्ट्रगल कर रहा है, या फिर कहते हैं कंपटीशन इतना ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि ना ये स्ट्रगल है ना ये कंपटीशन है। हर आर्टिस्ट का ये एक अपना अपना रास्ता है, अपना स्पेस है, अपनी सोच है। जैसे मैंने कहा, हर एक की सोच अलग होती है। एंड आर्टिस्ट मस्ट क्रिएट। एक आर्टिस्ट का काम होता है क्रिएट करना, फॉलो करना नहीं। तो जब आप अपने रास्ते पे चलेंगे तो किससे कंपटीशन है? आपका अपना स्पेस है तो कोई कंपटीशन नहीं है, स्ट्रगल भी नहीं है। कितने साल से कर रहे हैं? 7 साल से 10 साल से। एक डॉक्टर बनने में इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे ज़्यादा पैसा लग जाता है। वो कितना काम करते हैं, एक जब वो इंटर्नशिप में रहते हैं डॉक्टर्स 36-36 घंटे, और हम कितना काम करते हैं? 3 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे करते हैं, सोचते हैं उनसे ज़्यादा शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो ये हमारे दिमाग में है, और हम उस स्ट्रगल वर्ड को तैयार कर लेते हैं और जूझते रहते हैं उससे। ये स्ट्रगल हमारा अपना बनाया हुआ शब्द है। एक्टिंग में भी कोई स्ट्रगल नहीं है। आप प्लानिंग के साथ चलिए, आप क्रिएट करिए। यहाँ पे इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे मेंटर के साथ आप हैं। ये जो राह आपने चुना है, इस पे डटे रहिए। सबका अपना अपना स्पेस है, सबका अपना अपना सोच है, और सबको आगे जाना है, काम करना है, और कोई परफेक्शन वाली बात नहीं है इसमें। थिएटर इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट परसेप्शन। मतलब आर्ट है ना, तो मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, आप उस नज़रिए से नहीं देखेंगे, तो परफेक्ट हुआ का ये हमारा परसेप्शन है। हम परफेक्ट करने के कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि हम कर ही नहीं पाते, तो सोच में उलझे रहते हैं। बहुत मैंने स्टूडेंट्स देखे, सर इसके बाद क्या हो? मैं करो तो सही, ये हाल एकदम है। हाँ, तो करो तो सही, उसके बाद देखा जाएगा क्या परसेप्शन निकल के आता है ऑडियंस का। चाहे वो ऑडियंस में 2 ही जने बैठे। हम लखनऊ में नाटक करने गए, उस दिन क्या हुआ, कुछ वहाँ पे हुआ था कर्फ्यू लगा, 3 जने बैठे हुए ऑडियंस, और पूरे 2.5 घंटे का नाटक हमने उसी तरीके से किया, वहाँ से चले आए। करो तो सही, यही तो बात है ना। हम करते नहीं हैं, हम सोचते 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 अपने में ही खो जाते हैं, अरे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत उलझ जाते हैं। ये बहुत सुलझा हुआ सिंपल प्रोसेस है, सिंपल आर्ट। आप आर्टिस्ट को क्रिएट करो, उसमें खुशियाँ ढूंढो, और ज़्यादा मुस्कुराओ, बहुत सीरियस हो सकते हैं।
हावड़ा शरद सदन में पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का नाट्य उत्सव है। 7 तारीख को लेडीज टेस्ट की प्रस्तुति, 8 को पदाति की प्रस्तुति, 9 को जम्मू कश्मीर से मुश्ताक साहब की प्रस्तुति। तीनों दिन आप लोगों को वहाँ प्रस्तुत रहना है, मौजूद रहना है और कागज कलम के साथ रहना है कि आप जो देख रहे हैं उसके बारे में आप नोट भी लिख रहे हैं, आपको नोट भी लिखना है, तभी आप सीखेंगे। सिर्फ देख कर बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10 तारीख को मुश्ताक साहब, मोहम्मद काजिम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उर्दू के वो, और नुरैदा शायद यहाँ अगर यहाँ रहे कलकत्ता में तो नुरैदा रहेंगे, हमारे रावल भाई तो हैं ही, के भाई हैं ही, हम लोग मौजूद रहेंगे यहाँ रगड्डा 5, यानी 10 तारीख को रगड्डा 5 इसी कमरे में होने वाला है, ठीक है। 20 तारीख को 20 सितंबर को लिटिल का 28 साल पूरा हो रहा है, 28 साल। तो उसमें मैंने अभी बता दिया था कि मैकबेथ का लोकार्पण है और उर्दू की पत्रिका पूरी दुनिया में ये आज भी अकेली पत्रिका है रंगरस, जो उर्दू में निकल रही है थिएटर के ऊपर। थिएटर की ये अकेली मैगजीन है जो लिटिल शेक्सपियर ने अजहर के संपादन में निकालना शुरू किया था, लेकिन इस पत्रिका को हमने बंद नहीं किया है। अजहर के सारे कामों को तो हमें लगातार आगे बढ़ाते जाना है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये मेरे और अजहर का लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ये बहुत सोचा था कि हमको ये करना है। लॉकडाउन खत्म और लॉकडाउन में हमें सबको अंदर में बड़ा दम घोटा था। हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी और उसी वक्त हमने ये तय किया था कि हम ये इस तरह से करेंगे। हमने ही शुरू किया है, मैंने नहीं किया है, हमने ही शुरू किया है। ये गतिविधियां हमारी चलती रहेंगी। तो 20 को रंगरस पत्रिका अजहर आलम पर है, वो मोहम्मद काजिम भाई के संपादन में ये अजहर के ऊपर है, पूरा ये विशेष अंक निकल रहा है और एक तो इंद्रधनुष का हम शो करेंगे। उसके बाद 23 और 24 को पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का राष्ट्रीय नाट्य संगोष्ठी सेमिनार है 2 दिन तक। बाहर के बहुत सारे लोगों की, कलकत्ता के लोगों के 2 दिन सुबह से लेकर रात तक आप लोग अपने आप को बुक कर लीजिए, अपने अपने काम धंधे से छुट्टी लेकर, क्योंकि आप एक साथ कई नाटककारों को, निर्देशकों को सुनेंगे वहाँ पर। बंगला अकादमी में 2 दिन तक ये सेमिनार चलेगा, 23 और 24 सितंबर। अक्टूबर में फिर हमारी लगातार प्रस्तुतियाँ हैं, नवंबर में हम कलकत्ता के बाहर भी करेंगे, दिसंबर में फिर हम कलकत्ता अभी लगातार, और मार्च में हमारा वही 6 लिटिल शेक्सपियर का अपना जो फेस्टिवल होता है और जश्न रंग, अब जश्न अजहर 6 दिन का, जिसमें 5 दिन बाहर के नाटक होंगे, 1 दिन हमारा नाटक होगा। तो ये हमारे चलेंगे, जिसमें नुक्कड़ नाटक वगैरह आप लोगों से मैं तैयार करवाऊंगी। आप लोग बाहर में नुक्कड़ नाटक कर रहे होंगे, अंदर में दूसरे नाटक चलेंगे। तो इस तरह तक मार्च तक का जो कैलेंडर हमारा है ये आप लोगों को दिया जाएगा और आप लोग लगातार मार्च तक बिजी है, व्यस्त है, अपना शेड्यूल उस हिसाब से। तो आज की शाम